हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट। लेट्स बिगिन। नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमन इन्वायरमेंट, हाउ डू पीपल अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर? Everything around us that affects us either directly or indirectly is known as our environment. It includes both living and non-living things. The living parts of the environment such as plants, animals, humans and microorganisms are referred to as biotic components. Non-living factors like sunlight, air, water and soil make up the abiotic components of the environment. आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आवर इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही चीज़ें होती हैं। द लिविंग पार्ट यानी जो लिविंग पार्ट्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, चाहे वो एयर है, सनलाइट है, वाटर है या सॉइल है, ये सारे होंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट। The natural environment consists of both living and non-living elements that affect our lives. Each element is known as an environmental factor or component, and these can vary from place to place. This variation is what makes the natural environment unique to different regions. Natural environment में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। इसमें चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों ही चीज़ हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ईच एलिमेंट यानी जो भी एक एलिमेंट है इस पूरे इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाता है या फिर हम उसको एक कंपोनेंट भी कह सकते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere since your previous class. Land, water, air, plants and animals ये सब के सब नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर is the solid top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular space with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर, जो अर्थ की टॉप लेयर का सॉलिड पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रॉक्स हो गया हो या मिनरल्स हो गया हो, और ये हमेशा एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होती है। ये एक इरेगुलर सरफेस है, यानी यहाँ पर अनइवन है, अनइवन असमतल, जिसमें माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं और वैलीज आती हैं। The hydrosphere is composed of all of the water on or near the earth. This includes the oceans, rivers, lakes and even the moisture in the air. 97% of the earth's water is in the oceans. The remaining 3% is fresh water. 3/4 of the fresh water is solid and exists in ice sheets. हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रोस्फीयर में सारी की सारी जो पानी की जो चीज़ें होंगी, यानी जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, वो हाइड्रोस्फीयर के अंडर आएंगी। इसमें ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं या फिर जो एयर में मॉइस्चर है वो भी इसका पार्ट है। 97% जो अर्थ का जो वाटर है वो ओशंस में है, और बाकी जो रिमेनिंग 3% है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में भी जो 3/4 ऑफ जो फ्रेश वाटर है वो सॉलिड है और वो आइस शीट में कवर्ड है, यानी आइस शीट में एग्जिस्ट करता है। द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर प्लैनेट. Most of our atmosphere is located close to the Earth's surface where it is most dense. The air of our planet is 79% nitrogen and just under 21% oxygen. The small amount remaining is composed of carbon dioxide and other gases.
हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर सराउंड करती है, यानी द एयर विच सराउंड्स आवर प्लैनेट, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर प्लैनेट। हमारी एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन है। जो रिमेनिंग 1% के करीब गैसेज हैं, उसमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज हैं। The biosphere is composed of all living organisms. Plants, animals, and one-celled organisms are all parts of the biosphere. Most of the planet's life is found from 3 meters below the ground to 30 meters above it and in the top 200 meters of the oceans and sea. जो बायोस्फीयर है उसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, चाहे उसमें प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हों। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो प्लैनेट लाइफ की यानी जो प्लैनेट की जो लाइफ है वो ज़्यादातर पाई जाती है इज़ फाउंड फ्रॉम 3 meters बिलो द ग्राउंड टू 30 meters अबव इट, एंड ओशंस एंड सी में ये 200 मीटर ऊपर पाई जाती है। All four spheres can be and often are present in a single location. For example, a piece of soil will of course have mineral material from the lithosphere. Additionally, there will be elements of the hydrosphere present as moisture within the soil, the biosphere as insects and plants, and even the atmosphere as pockets of air between soil pieces. एक सिंगल लोकेशन पर ये चारों के चार स्फीयर पाए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। Everything in the natural world is interconnected, and ecosystem is a community where living and non-living things interact and depend on each other. Ecosystems vary in size. They can be as large as a desert or as small as a single tree or a puddle. Even an artificial environment like a terrarium is an example of miniature ecosystem. Everything in the natural world, यानी इस natural world में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो है जहाँ पर एक कम्युनिटी है, जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। Think and write. Interaction and interdependence of Earth's realms. The interaction and interdependence of the Earth's realms do not follow a strict pattern, nor is it an abstract concept. These interactions can be observed in real-world processes. One well-known example is photosynthesis, which you have studied in earlier grades. During this process, plants use sunlight to convert carbon dioxide from the atmosphere and water into nutrients, allowing them to grow. At the same time, plants release oxygen, which all living organisms need to survive. This shows how the lithosphere, land where plants grow, the atmosphere, air that provides carbon dioxide, and the hydrosphere, sources of water, interact constantly. Many other natural processes also result from the interactions between these realms. Now answer the following questions. Interaction and interdependence, ये हम इस प्लैनेट अर्थ में अपने आसपास देखते हैं। आपने पिछली क्लासेस में फोटोसिंथेसिस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकें एटमॉस्फेयर से एंड वाटर को न्यूट्रिएंट्स और उसमें कन्वर्ट कर सकें ताकि जो प्लांट है वो ग्रो हो सके। यानी फोटोसिंथेसिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। और ये चीज़ दिखाता है कि हम इसमें यानी इस प्रोसेस में लिथोस्फेयर यानी जहाँ पर जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है, एटमॉस्फेयर यानी जहाँ से वो CO2 को कन्वर्ट करता है, या फिर हाइड्रोस्फेयर जहाँ से वो पानी लेता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं। How can you describe the biosphere as an interactive zone between the lithosphere, atmosphere and hydrosphere? किस तरीके से आप बायोस्फीयर को डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये एक इंटरैक्टिव जोन है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच?
Can you think of other processes that demonstrate the interdependence and interaction of these three realms of the earth? क्या आप कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में सोच सकते हो या बता सकते हो जिसमें कि इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन होती है इन थ्री रियल्म्स ऑफ द अर्थ के बीच? हिंट: कंसीडर हाउ प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. और इसमें हिंट भी है, यानी किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और किस तरीके से सॉइल बनती है. Human environment. Man is the most evolved creature on the earth. By virtue of his intelligence and ability to change the natural surrounding, man has created an environment of his choice and need. This is known as the social or man-made environment, also called human environment. Roads, buildings, factories, bridges and railway lines are components of the human environment. ह्यूमन इन्वायरमेंट हम आगे पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी जो ह्यूमन है, यानी जो मनुष्य है, वो एक मोस्ट इवॉल्व्ड क्रिएचर है इस पूरे प्लैनेट अर्थ का. यानी इसने अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी एबिलिटी से अपनी नेचुरल सराउंडिंग को चेंज करा है. आप मैन मेड इन्वायरमेंट में देख सकते हैं रोड्स, रेलवे लाइंस या फिर कोई बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के. हाउ डू पीपल अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर? The environment is constantly changing. Sometimes the changes work together to keep the environment in balance. In a balanced environment, the size of the population remains about the same over time. How do people upset the balance of nature? Balance of the nature यानी जो प्रकृति का जो बैलेंस है उसको किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या जो लोग हैं उसको बिल्कुल अपसेट करते हैं, यानी ख़राब करते हैं. हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. इसीलिए सारे चेंजेस को, जब सारे चेंजेस एक साथ काम करेंगे तो इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा. एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग सेम होती है समय के साथ साथ. ह्यूमन एक्टिविटीज़. समटाइम्स द बैलेंस इन एन इन्वायरमेंट इज अपसेट. मैनी टाइम्स पीपल अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर. They do this by destroying the habitats of other living things. For example, people cut down forests for farms and towns. They build dams and dig mines. All of these human activities can be harmful to other organisms in the environment. Many species of animals are finding it hard to survive because of the ways people have upset the balance of nature. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम अक्सर देखते हैं कि इससे जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो अक्सर बिगड़ता है. यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बहुत सारे जंगलों को काटता है ताकि वहाँ पर टाउन्स बसाए जा सकें या वहाँ पर फार्मिंग की जा सके. इसी तरीके से वो डैम्स को बिल्ड करता है या माइंस को डिग करता है, यानी माइंस को खोदता है. इससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीवन पे खतरा आता है और इस खतरे के कारण ही जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो निरंतर बिगड़ता है. पॉल्यूशन. People also upset the balance of nature by causing pollution. You probably know that pollution is a major problem. Pollution is anything that harms the environment. It occurs when harmful substances or pollutants are released into the environment. Pollution of the air, land and water are all major problems. इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पॉल्यूशन की. यानी जो लोग हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो उसके कारण जो पॉल्यूशन होता है उससे पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है. इसमें हम देखते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉल्यूटेंट्स हैं उनको छोड़ा जाता है एनवायरनमेंट में, वाटर में, जिस कारण एयर, लैंड और वाटर ये सारे के सारे पॉल्यूशन होते हैं, जो एक मेजर प्रॉब्लम है. Today, many different substances are poisoning the environment and upsetting nature's balance. And we can't think of just air pollution or just water pollution or just land pollution. Pollution may start out in one part of the environment, but it doesn't remain there. It spreads to all parts. आज हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसने पूरे इन्वायरमेंट को पॉइजन कर दिया है, यानी पूरे इन्वायरमेंट को जहरीला कर दिया है. और ये केवल एक पार्ट की बात नहीं है, ये एक अर्थ में या किसी भी जगह के एक पार्ट की बात नहीं है कि जहाँ पर पॉल्यूशन होता है, ये धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी फैलता है. Pollution is increasing daily. Like other organisms, people also suffer from the effects of pollution in the form of illness.
birth defects, respiratory diseases, and many other problems. Therefore, we must all work together to help reduce the pollution. पॉल्यूशन यानी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और अन्य ऑर्गेनिजम्स की तरह ही जो मनुष्य भी है यानी जो लोग भी हैं वो पॉल्यूशन से लगातार इफ़ेक्ट हो रहे हैं और ये उनकी हेल्थ पे भी एक नेगेटिव असर डालता है. लॉन्ग टर्म चेंजेस. Though we like to think that many disturbances of plant communities are reversible, even simple disturbances can cause permanent change. Old covered wagon routes across western North America are still visible more than 100 years after they were used. While the soil has been compacted, the growing conditions have changed. The trail ruts, not used for many years, still grow smaller plants and some different plant species. Will they ever look the same as the rest of the prairie grassland? No one really knows. जिस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या होते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं कि जिस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इन्वायरमेंट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, तो क्या ये सारे जो चेंजेस हैं क्या ये रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं. यानी हम देखते हैं कि जो मैनी डिस्टर्बेंसेस हैं प्लांट कम्युनिटीज़ में वो रिवर्सिबल हैं, लेकिन सिंपल डिस्टर्बेंस यानी कोई भी अगर हम हल्का सा डिस्टर्बेंस कर दें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो उससे एक वो परमानेंट चेंज आता है, यानी उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और शायद उसके बाद वो रिवर्सिबल कंडीशन में ना आ पाए. थिंक एंड राइट. अर्थ इन स्पेस. द अर्थ इन स्पेस इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ रीडिफाइंड अर्थ's environment. There are now only 8 planets in the solar system as against 9 since 1930s. This has been done because of new definition of the planet. All the celestial bodies in the solar system have been grouped under 2 categories, planets and dwarf planets. The planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The new definition of a planet is a celestial body must satisfy 3 criteria to be counted as a planet in the solar system. First, it must orbit the sun. It must be sufficiently big so that its gravity pulls into a nearly round shape. And it should have its own independent orbit which does not overlap the orbit of a neighboring planet. Pluto has not been included among the planets because it doesn't have its independent orbit. Its oblong orbits overlaps with Neptune's. The dwarf planets include Pluto, Ceres and 2003 MB 313 Xena. अर्थ इन स्पेस में हम देखते हैं कि 1930s से जो माना जा रहा था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, अब उसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं जिनके नाम आप जानते ही हैं. वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक प्लैनेट्स होते हैं, एक ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं. तो जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट में कैटेगराइज किया गया है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डू यू नो दैट द IAU was previously considering including 3 other celestial bodies, even Eris, under planets? Which are other 2? During the early 20th century, the asteroid Ceres was also considered a planet but was later demoted. Find out why this happened. Serious human disturbances. Some human disturbances are much more serious. Perhaps the most widespread serious damage humans are causing now is in the tropical rainforest. The complex plant and animal life in rainforests is used to make new products and has uses that we have just barely begun to discover and appreciate. Even more critical is the impact that the rainforests have on the chemical balance of our atmosphere. Today, more and more people, industries and countries use fossil fuels like coal, oil and gas. When fossil fuels are used, they release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. Rainforests, which are great quantities of carbon dioxide, are being destroyed. Scientists believe that the increase of carbon dioxide in our atmosphere is contributing to the long-term warming of our Earth. This warming is called the greenhouse effect. हम सीरियस ह्यूमन डिस्टर्बेंस में भी जो देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कुछ ह्यूमन जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है. जैसे
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी हम उनसे कितना लाभ ले सकते हैं, ये हाल के दिनों में ही जाना है। और यहाँ पर जो इसमें हम बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, यानी जो इन जगहों से मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उनके हमारी लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, चाहे वो कोल है, ऑयल है या गैस है, जब इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है तो इससे लार्ज अमाउंट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, जिससे हमारी अर्थ धीरे धीरे गर्म हो रही है और इसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। The direct disturbance of plant communities by human activity does two things to the normal course of plant succession. First, it can simply start the successional sequence all over again. Second, it can actually affect the environment so much that it will take much longer or in some cases never again grow to the original climax community. It is hard to predict how permanent the effects of many direct human interactions with plant communities will be. हम डायरेक्ट डिस्टर्बेंस के देखते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी से डायरेक्ट डिस्टर्बेंस होता है उससे कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। इसीलिए कई बार जो ये चेंजेस होते हैं बहुत परमानेंट होते हैं और ये डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेट्स रिमेंबर all living and non-living things that surround us and influence us form our environment. जितनी भी हमारे आसपास के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में हैं, ये सब के सब इन्वायरमेंट को बनाते हैं। द इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर है वो है सॉइल। द हाइड्रोस्फीयर इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द अर्थ। द हाइड्रोस्फीयर इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन और नियर द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर यानी जिसमें वाटर आता है, यानी जो अर्थ में जितना भी वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर। इकोसिस्टम एक कम्युनिटी टाइप है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ काम करते हैं। द एटमोसफेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स अवर प्लैनेट। एटमोसफेयर इट इज़ द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड आवर प्लैनेट अर्थ। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।